हाय स्टूडेंट्स, आज 10 क्वेश्चन आपके लिए 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूं, जो बेहतरीन कलेक्शन है आपके लिए। और इसे हमने अपने इंटरनल टेस्ट में भी दिया है बच्चों को। तो ये जो डिस्कशन है, ये जो पेपर का सोल्यूशन है, वो आप देखिए। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दूं। कमेंट करके बताइए और कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसका एक पार्ट फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन जिसे हम ओवरऑल कहते हैं, उसके क्वेश्चंस है। बेसिक क्वेश्चंस है, बट ये जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एंड नीट। एडवांस के लिए फाउंडेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। कुल मिला के 15 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन एक बार में डिस्कस करेंगे, देन ऐसे 5 और। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा इसको, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उससे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा है क्या। मेरे पास हाथ में लिस्ट पूरा क्वेश्चन डिटेल है। पहला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टेशनरी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग विद हैज नो टेंशन। स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक इज म्यू, देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। एक बात बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किसको अपोज करता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है एक एडिशनल, जब हम लोग किसी बॉडी को खींचते हैं, किसी बॉडी की टेंडेंसी क्रिएट करते हैं, किसके लिए? रिलेटिव मोशन के लिए, या एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रही हो। तो बॉडी अगर रिलेटिव मोशन हो रही हो किसी बॉडी की, या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, तब उसमें फ्रिक्शन लगता है। और रिलेटिव मोशन कराने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको ब्लॉक को खींचना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, कैसे भी। अब ये ब्लॉक जो रखा हुआ है, ना तो इसे कोई पुश कर रहा है, ना कोई इसे पुल कर रहा है, ना ये इंक्लाइन पे है कि अपने आप mg का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। तो जब बॉडी की टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों एक्ट करेगा? सो आंसर इज 0। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, म्यू एम जी बाई 2, 0 और कोई एक। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। देख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 and a force of 2.8 Newton is applied on the block parallel to the floor. Then the friction between the block and floor is. तो बेटा कभी भी मैं तुम्हें बता चुका हूं अपने फ्रिक्शन वाले लॉज ऑफ मोशन वाले वीडियो में, कभी भी अगर तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स पूछा जाए तो पहले देखो अप्लाइड फोर्स कितना है और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल होता है। यहां पे नॉर्मल mg के बराबर 2g हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। तो म्यू इज 0.4 एंड mg इज 20, g को 10 मान लिया, तो ये हो गया 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास। तो जब 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि बॉडी ये फोर्स लगा के कोई इसे खींच भी नहीं सकता। तो जितनी रिक्वायरमेंट उतनी डिमांड है। 2.8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, एक्सेलरेशन 0। जब तक बॉडी चले ना, तब तक अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन उन्हें कार दिया था। एक कार जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, पढ़ दे रहा हूं। कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड ऑफ दिस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.5, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। कम से कम कितने डिस्टेंस पे रोका जा सकता है? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, अच्छा इसको स्पीड को 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड कर दो। ये हो गया। अब बेटा मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना होगा? म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज म्यू एम जी। मैक्सिमम रिटार्डिंग एक्सेलरेशन mu n upon mass, that is mu g. Mu is given as 0.5, g10 तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो कार को यहां तक लाके रोक दिया जाता है s डिस्टेंस चल के, तो s डिस्टेंस पे रोका जाता है। अब ये s डिस्टेंस कैसे होगा? एक मिनट कट कर लो जरा। तो बेटा अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, स्पीड इसका निकाल लिया आपने मीटर पर सेकंड में, जो आया 125/6। अब देखो चारों टायर पे ब्रेक लगेगा,
बट हम लोग नेट इफेक्टिव ब्रेक लेंगे। नेट इफेक्टिव ब्रेक म्यू इंटू नॉर्मल होगा पूरी गाड़ी पे, क्योंकि नॉर्मल तो इतना ही होगा mg के बराबर, हॉरिजॉन्टल रोड पे है, तो नेट रिटार्डिंग फोर्स इतना ब्रेक के टाइम में अपॉन मास कर दो तो रिटार्डेशन हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस यूज करेंगे, म्यू नॉर्मल इंटू म्यू नॉर्मल अपॉन एम, नॉर्मल इज mg, mm कैंसिल हो गया mg। अल्टीमेटली इसे रुकना है, तो जब रुकेगा तो एक फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v0 u है 125 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 5 इंटू एस, तो ऐसा आ जाएगा 125 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इंटू 10। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करोगे तो 43 पॉइंट समथिंग 6 या ऐसे कुछ मीटर आएगा। अब चारों ऑप्शन में आपके पास 30, 30, 40, 72 और 20 था, तो 40 इज द क्लोजेस्ट इंटीजर, तो इसमें 40 आंसर आप लिख दोगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल फ्रॉम टॉप, table top. If the coefficient of friction between the chain and table is mu 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table. तो बेटा वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, लेकिन अगर इसको तुम डिराइव करो, मान लो स्मॉल एल यहां पे हैंग कर सकते हैं, तो यहां पे इसका लेंथ इंटू इसका मास इंटू जी, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो इस रिमेनिंग मास पे डिपेंड करेगा L माइनस एल वाले पे, तो म्यू इंटू नॉर्मल किसका, इसका मास का, ये m अपॉन एल माइनस एल इंटू जी। तो इक्विलिब्रियम में म्यू एन इज इक्वल टू एम एल इंटू जी। अब नॉर्मल है इतना इंटू जी, L माइनस एल का मास, तो 1 का मास ऐसे लिखोगे, L लेंथ का मास है मैं, 1 का मास m बाय एल। अब 1 का मास आ गया तो L माइनस एल का मास आ जाएगा, 1 का मास आ गया तो L का मास आ जाएगा। यहां से ट्राई कर लेते हैं, m अपॉन जी कैंसिल, m अपॉन एल इंटू जी, तो म्यू एल माइनस म्यू एल इज इक्वल टू इंटू एल था एल, यहां से म्यू एल इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 इंटू एल, तो एल इतना आ गया। अब म्यू इज गिवन एज 1/4 इंटू एल, 1 माइनस 1/4, तो नीचे 3/4, तो एल अपॉन 3, तो एल अपॉन 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है। अब पूछा इसमें से दैट कैन हैंग ओवर द एज ऑफ द टेबल, म्यू एल, म्यू कितना था 1/4 और 1 प्लस 1/4, सॉरी ये 5 हो जाएगा, तो L अपॉन 5 हैंग कर रहा है। L अपॉन 5 कितना हुआ, 20% हुआ। टोटल 10 है, 10 में से आप 1 अपॉन 5 कर दो तो 2 बचता है, 100 है अपॉन 5 कर दो 20 बचता है, तो 20% रॉड हैंग कर सकता है। कोई तुमसे पूछे कितनी वैल्यू है, तो ये चाहो तो याद रख लो, वैसे डिराइव करके आता है, चाहो तो तुम ऐसे याद कर लो। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे टेंशन पूछा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। एक इंक्लाइन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया है, एक इंक्लाइन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया, इंक्लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ और म्यू दिया हुआ है, थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जितने बच्चे समझदार हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा है, वो जानते हैं कि अगर इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा देन बॉडी विल नॉट स्लाइड। अब म्यू है 0.8 और 0.8 tan 30 क्या होता है 1/√3, ये 0.588 होता है, तो ये ग्रेटर देन tan थीटा हुआ। म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा होगा, तो बॉडी हिलेगी नहीं, ब्लॉक हिलेगा ही नहीं, हिलेगा नहीं तो टेंशन कहां से आएगा, टेंशन इज 0। भाई टेंशन तो तब आएगा जब ये नीचे जाएगा और उसे रोकना पड़े, उसे रोकना ही नहीं पड़ रहा है। और एक और तरीका था, एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन थीटा, tan इनवर्स म्यू एंगल ऑफ रिपोज होता है विच इज 39 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, तो ब्लॉक हिलेगा ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को
टेढ़ा कैसे बनाया जा सकता था? टेढ़ा ऐसे बनाया जा सकता था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो 30 डिग्री है, अगर इसको 60 डिग्री कर देते, 40 डिग्री, 39 से ज्यादा कर देते, तो नीचे आने की टेंडेंसी होती है और तब टेंशन आता कुछ ना कुछ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड सरफेस पे, म्यू गिवन है। अब यहां भी, और फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, यहां भी म्यू tan 30 कितना होता है? 0.588, अभी देखा, 1/√3। तो यहां भी म्यू ग्रेटर देन tan 30 है, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin 30। मास एट 2g 1020 sin 30 हाफ, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ अ बॉडी ऑफ 40 kg, 40 kg है ये, resting on a rough horizontal surface is subjected to a force P which is just enough to start the motion। तो just enough यानी लिमिटिंग वैल्यू होगा और वो म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। म्यू एस 0.5, नॉर्मल होगा 400, G10 मान लो, तो ये हो गया 200 न्यूटन। अब सुनो, ओके, इफ म्यू एस म्यू के दिया हुआ है एंड द फोर्स पी इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब लगातार तुम अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन गिर जाएगा। देखो ना ये कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन थोड़ा गिर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू के इंटू नॉर्मल 0.4 और नॉर्मल ये 400 तो 160 न्यूटन। अब मामला ऐसा है, कह रहा फिर एक्सेलरेशन बताओ। तो अब ये 200 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन गिर के आ गया 160, तो नेट फॉरवर्ड फोर्स हुआ 200 माइनस 160, 40 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ मैन वॉक्स ओवर अ रफ सरफेस, द एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बंदा जब पैर ऐसे करता है, अगर ध्यान से देखो, तुम लोग भी, तुम्हारा ये पैर है तो तुम पैर को पीछे ले जाने की टेंडेंसी करते हो, तब तुम आगे जाते हो। चल के देखना, आपका पैर पीछे जाता है, उस टाइम फ्रिक्शन आगे लगता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपकी। तो आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फ्रिक्शन के बीच में याद रखना, चलते टाइम 0 डिग्री होता है, दौड़ते दौड़ते रुकते हो तब 180 डिग्री होता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट की बात है, आपको आना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम एक था, इसलिए मैंने 9 को ऐसे सिंबॉलिकली लिख दिया पेपर में मेरे, एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स of 10 Newton is necessary, force 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. Here, the coefficient of friction between the ball and wall is 0.2. ये 0.2 given है। मास पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? मास पूछा गया है। The weight of the block, weight पूछा गया, कोई बात नहीं, ये तो और इजी है। weight is mg, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल, और ये फ्रिक्शन होगा। ये जस्ट होल्ड कर रहा है, किसी तरह रोका हुआ है, यानी फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत पे है। जब भी बोला जाए किसी तरह मैनेज हो रहा है, फ्रिक्शन अपनी ताकत पे है। नॉर्मल रिएक्शन N1 लिख देता हूं, न्यूटन से ना कंफ्यूज कर जाओ। N1 10 न्यूटन है। अब म्यू N1 इज इक्वल टू वेट, म्यू इंटू 10 इज इक्वल टू वेट। म्यू 0.2 है, वेट इज 2 न्यूटन, मास 0.2 kg होगा। तो ये सारे 10 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आखिरी के 5 क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.54, हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना लग रहा है। व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन फ्लोर एंड ब्लॉक? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, ये है 2.8 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू 0.54 और नॉर्मल इज 22 जी। तो
अब 1 0 तो हटेगा, 5.4 का डबल 10.8 न्यूटन। अब यार फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक्स इस अप्लाइड फोर्स से बड़ी है, तो बॉडी चलेगा ही नहीं। जब बॉडी चलेगा नहीं तो फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना अप्लाइड फोर्स है। सो 2.8 न्यूटन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एक कार्ट है सी, ये आगे मूव कर रहा है, तो एक कंडीशन बताना है अल्फा की। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से विच वन इज सुटेबल? अल्फा ग्रेटर देन एम जी बाई म्यू, अल्फा ग्रेटर देन जी बाई म्यू एम, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, अल्फा लेस देन जी बाई म्यू। तो देखो बेटा, सूडो फोर्स पीछे लगेगा, एम जी नीचे, नॉर्मल ये और फ्रिक्शन ये। अब ये बैलेंस होने के लिए फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसकी पूरी ताकत, इसकी जो ताकत है, औकात mg से बड़ी हो तो हिला नहीं पाएगा, ये गिरेगा ही नीचे, और ये हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल होता है। नॉर्मल इज एम ए यानी अल्फा बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। यहां आ जाते हैं, ये कह रहा है कि पहले ये हिल डुल रहे थे, M1 नहीं था, ये नीचे आ रहा, ये आगे जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, M1 रखते रुक गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ M1 चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ M1 चाहिए, यानी नॉर्मल जो होगा और फ्रिक्शन फिर अपने मैक्सिमम पे आके रोकेगा इसको, तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू M2G। नॉर्मल इज M1 प्लस M इंटू जी, तो ये M1 प्लस M इज इक्वल टू M2 अपॉन म्यू। आई एम सॉरी, हाँ M1 की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 14 में एक्सेलरेशन बताना है, यहां पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां भी तीनों इक्वल मास है, तो M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं थी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बताना है, तो ये खींच रहा है और ये सब खींच रहे हैं। नॉर्मल दोनों में mg के बराबर है, नॉर्मल mg के बराबर है, म्यू इंटू mg यहां लग रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स mg खींच रहा है, ये दोनों मिलके बचा रहे हैं 2 म्यू mg अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। तो g कॉमन ले लोगे, m कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन होगा। 14th का g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। अब आ जाते हैं 15। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन, नॉट नेसेसरी। ऑलवेज लेस देन डायनेमिक फ्रिक्शन, नॉट नेसेसरी। ग्रेटर देन और इक्वल होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, ओके। समटाइम ग्रेटर देन, समटाइम इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समटाइम्स ग्रेटर देन एंड समटाइम इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन, ये ज्यादा सुटेबल आंसर है। ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन सही नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं, तो ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन और इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन, तो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी इक्वल भी हो सकता है। या एकदम सही है, इक्वल कहां होगा? स्टैटिक में, और ग्रेटर कहां होगा? डायनेमिक्स में। इसमें जो हमारा पेपर था उसमें आंसर सी बता रहा था जो गलत है। सो बाय दिस वे आपने एक पूरा 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हम 14 बोलेंगे, एक रिपीटेड था। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिला होगा। जरूर फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को बताइए और लिंक को शेयर करिए, जिससे कि 15 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आप इसको बहुत जल्दी रिवीजन करना चाहते हो तो इसको आप 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हो। एक हमारा चैनल है, इसका पीडीएफ फाइल मैं इस पेपर का उस चैनल पे डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस चैनल पे आप लोग इसके पीडीएफ और भी वीडियोस पा सकते हैं। उसको भी चैनल के नाम से सर्च करिएगा, जो हमारा चैनल है फिजिक्स फॉर जेईई नीट DK मिश्रा के नाम से, तो वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।